बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च पाकिस्तान में पीर की रात। और अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। एक तरफ अगर इसराइल और अमेरिका ईरान पर पै दर पै हमले कर रहा है, तो जो ईरान ने अभी तक रिस्पॉन्स दिया है वो भी तबाहकुन है। आपके सामने तस्वीर रखेंगे, आपके सामने नक्शा रखेंगे जो आपको दिखाएगा कि ईरान ने किस तरीके से इस जंग को एक लार्जर लेवल पर फैला दिया है। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए या मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन आगे से ईरान इस वक्त कह रहा है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। यहाँ ये जहन में रखिए कि इस जंग को छिड़ने से पहले या अली खामेनाई की शहादत से पहले जो ओमानी एक वजारत खारजा के रिप्रेजेंटेटिव थे या उनके वजीर खारजा थे, उन्होंने ये बताया था कि मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए। उसके बावजूद सदर ट्रंप और इजराइल ने हमला कर दिया और अब ईरान कह रहा है कि हम ये जंग लंबी लड़ना चाहते हैं, हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और भी डेवलपमेंट्स हैं, जैसा कि कुवैत के अंदर जो कुछ हो रहा है, कतर के अंदर जिस तरह से बिल्डिंग्स को ईरानी जो मिसाइल हैं वो हिट कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जो आपको चौंका देगी, क्योंकि वो खबर आसिम मुनीर और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के बारे में है। और खबर दे रहे हैं बाकिर सज्जाद। आपको याद होगा पहले भी हमने इनकी तारीफ की थी, डॉन के लिए काम करते हैं, मतवाजन लिखते हैं। बाकिर सज्जाद ने आज जो एक ट्वीट की है उसने सबको चौंका भी दिया है, हैरान भी कर दिया। कम से कम मुझे नहीं, लेकिन बहुत सारों को ज़रूर हैरान कर दिया होगा, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ये देख रहा था कि आसिम मुनीर जो है वो बात करना चाहते हैं जो इमरान खान ने की, लेकिन डिफरेंट तरीके से। मीन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, लेकिन वो लगना इमरान खान चाहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका इमरान खान से मुकम्मल अपोजिट है। तो बाकिर सज्जाद आज जो ट्वीट करते हैं वो बहुत ही मानी खेज है। वो लिखते हैं कि मुझे राहबर के एक मोतमिद ने बताया। राहबर यहाँ पर वो अली खामेनाई शहीद को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके एक मोतमिद, बहुत ही करीबी एतमाद वाली शख्सियत ने उनको बताया कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह, नाम उन्होंने नहीं लिखा, जाहिर है आसिम मुनीर की बात हो रही है, पाकिस्तानी फौज के सरबराह चंद माह पहले उनके पास आए जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ताकार का किरदार अदा करना चाह रहा था। याद कीजिए, जब हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने भी सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह करवाने की, बातचीत करवाने की, मीडिएट करवाने की कोशिश की थी। लेकिन आपको पता है कि वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बातचीत से रिजॉल्व हो जाए, और ये जो डिवीज़न है इससे इसराइल और दूसरे ममालिक फ़ायदा ले रहे हैं। इमरान खान का नज़रिया तो यही था कि ये मामला जो हैं वो मुस्लिम दुनिया के अंदर ही रह जाएँ और भाईचारा बढ़े, एक बेहतर तरीके की हम आहंगी हो, और ये जो जंगें और करवाई जाती हैं या की जाती हैं या लड़वाया जाता है, इस सब से जान छूट जाए। लेकिन अब आसिम मुनीर ने भी बनना तो इमरान खान है, जैसे आपको पता है कि मरियम नवाज ने भी बनना तो इमरान खान है, लेकिन ऑब्जेक्टिव दोनों के मुख्तलिफ हैं। तो बाकिर सज्जाद की खबर ये बता रही है कि आसिम मुनीर पहुंचे अली खामेनाई, सुप्रीम लीडर ईरान के, उनके पास, और कहा कि आसिम मुनीर जो हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसानी का काम करना चाहते हैं, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील शील बनवाना चाहते हैं। तो आप मुझे पैगाम दें, आप बताएं मैं जाके आपकी तरफ से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहूं। तो उस पर बाकिर सज्जाद बताते हैं कि जनरल साहब ने राहबर से ट्रंप के लिए पैगाम लेना चाहा या वो चाहते थे, मगर राहबर ने इसरार किया कि पाकिस्तान ईरान बाहमी ताल्लुकात मजबूत होने चाहिए। जो राहबर थे, मतलब कि अली खामेनाई, उन्होंने उस बात पर तवज्जो नहीं दी। उनकी अंदर से हंसी भी निकल गई होगी कि आप जो हैं वो सदर ट्रंप के लिए पैगाम, मतलब कि चाह ये रहे थे कोई डील कटवा दूं, मतलब कि जाहिर है वो कोई स्पेस लेना चाहते थे आर्मी चीफ आसिम मुनीर अली खामेनाई से, कि वो उनके हाथ में कोई ऐसी स्पेस दे दें, वो जाके सदर ट्रंप को देखेंगे, ये देखें मैंने उनके गोडे शोडे दबाए हैं, उनकी मैंने समाजत की है, या आपके बिहाफ पर मैंने धमकी शमकी उनको दी है, और अब ईरान वाले आपसे डर गए हैं तो आए डील कर लेते हैं। मतलब ब्रोकर बन रहे थे दरमियान में। उनका मकसद लार्जर ट्रंप की खुशनुदी था, और ट्रंप को खुश करने के लिए वो जो अली खामेनाई सुप्रीम कमांडर थे उनको कह रहे थे कि आप मुझे ट्रंप के नाम कोई पैगाम दें। जाहिर है पैगाम अब जंग का तो नहीं देना इनके नाम, इनके हाथ में तो यही पैगाम देना था कि हम आपसे सुलह करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं, आपकी बातें मानने को तैयार हैं, हम अपना जो यूरेनियम की इनरिचमेंट है वो ख़त्म करने को तैयार हैं। वही जो सदर ट्रंप की, क्योंकि सदर ट्रंप की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो सदर ट्रंप की आप ये कहिए कि डिमांड्स थी ईरान से, वो इतनी सख्त थी कि इससे पहले कभी किसी अमेरिकी सदर ने इस लेवल की डिमांड्स नहीं की थी।
आपको याद होगा, अगर आप अपने ज़हन पर थोड़ा जोर दें तो आपको याद आएगा कि आसिम मुनीर एक से ज़्यादा बार ईरान गए थे और फिर यह खबर भी पाकिस्तान में लगवाई गई थी कि इनडायरेक्टली बहुत सारे लफाफा सहाफ़ियों ने यह खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान डील करवाने की कोशिश कर रहा है। तो अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि असल में ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए आसिम मुनीर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, अपना वेट भी डाल रहे थे। और जो अली खामेनाई सुप्रीम कमांडर थे, अब तो शहीद हो गए, जो ईरान के उस वक्त, उनको वो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, परसू कर रहे थे कि वो ट्रंप के साथ डील कर लें और मुझे कोई डील से रिलेटेड पैगाम दें ताकि मेरे नंबर शंबर जो हैं वो ट्रंप साहब के सामने बन जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक शॉकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग नहीं भी है इन अ वे, क्योंकि सबको पता है कि आसिम मुनीर साहब क्या कर रहे हैं और क्या उनकी लार्जर खेल है या क्या लार्जर गेम है। लेकिन बहरहाल बाकिर सज्जाद जैसे एक मतवाजन और सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से इस खबर को ब्रेक करना जो है वो डेफिनेटली सोलिडिफाई कर रही है हमारे उन तमाम एप्रीहेंशंस को, हमारी उन तमाम सोचों को, हमारे उन तमाम अंदाज़ों को अब खबर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं कि आसिम मुनीर जो हैं वो ये डील ब्रेक करवाने की कोशिश करते रहे हैं। सोचें हम सदर ट्रंप के लिए कौन कौन सी खिदमात जो हैं वो ऑफ़र कर चुके हैं और करने की कोशिशें करते रहे हैं। आगे चलते हैं, ये बात तो हो गई। अगली खबर जो है इसी से रिलेटेड मैंने अब आपको अगली 2 खबरें देनी हैं, बहुत ही बारीक हैं, और उसके बाद हमने चलना है सीधा मिडिल ईस्ट और वहां देखना है क्या कुछ हो रहा है। अगली खबर जरा सुनिएगा। ईरान को चाहिए कि अपना जवाब दे मगर दोस्त ममालिक की तरफ हमले नहीं करने चाहिए। अगला नंबर पाकिस्तान का नहीं आ सकता। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ना ईरान है। न्यूक्लियर स्टेट से पंगा नहीं लिया जा सकता, जो लेगा उसे समझ आ जाएगी। हम अपना जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। सिक्योरिटी ज़राए, ये सिक्योरिटी ज़राए से खबर चलवाई गई है आज पाकिस्तानी टेलीविजन के अंदर। असल में DGISPR ने इंटरव्यू दिया था अल जजीरा को और उस इंटरव्यू में से ये एक टुकड़ा जो है उसको सिक्योरिटी ज़राए का नाम लेकर ब्रिगेडियर साहब ने जो है वो पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर चलवाया। ये मेरी समझ से बाहर है। अपना नाम चलवाते हुए क्या मसला होता है? जब आपने बात की अल जजीरा को इंटरव्यू में आपने ये कहा है कि ईरान को चाहिए कि अपना जवाब दे मगर दोस्त ममालिक की तरफ हमले नहीं करने चाहिए। अगला नंबर पाकिस्तान का नहीं आ सकता। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ना ईरान है। न्यूक्लियर स्टेट से पंगा नहीं लिया जा सकता, जो लेगा उसे समझ आ जाएगी। हम अपना जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। ये अंग्रेजी जुबान में अल जजीरा के साथ यही इंटरव्यू DGISPR ने किया। लेकिन उर्दू जुबान में पाकिस्तानियों को बताने में आपको क्या प्रॉब्लम है? वहां सिक्योरिटी ज़राए लिखकर आप ये खबर चलवाते हैं, वहां भी कहिए ये DGISPR ने कहा है, क्योंकि अल जजीरा को आपने कहा है कि हम एटमी ताकत है, हमारी तरफ कोई नहीं आ सकता, कोई हमें टेस्ट नहीं कर सकता। मतलब कि आपको हीट फील होना शुरू हो गई है। आपको पता लग गया है कि अगला नंबर अब पाकिस्तान का लग सकता है। जो हमाकतें की गई हैं, जो मामला पाकिस्तान के अंदर किए गए, उनको नहीं समेटना, लेकिन आगे जाकर यह बताना है कि हमारे पास एटम बम है, मतलब एटम बम की धमकी दे देनी है। ये हमारी कमजोरी की अलामत है, ये हमारी मजबूती की अलामत नहीं है। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पहला इंटरव्यू DGISPR का, ये पहला इंटरनेशनल इंटरव्यू है ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और आपकी जुबान से पहला लफ्ज एटम बम निकल रहा है, तो दैट शोज, टेल्स एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और आप कितना प्रेशर फील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी ये बात बार बार कहना जो है, ये असल में हमारे एटॉमिक प्रोग्राम को भी और ज़्यादा रिस्क पर खड़ा कर देता है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल कहेगा कि देखें ये तो बात ही एटम बम से शुरू करते हैं, तो इनसे यही लेना चाहिए हर सूरत। वैसे तो वो पहले भी यही सोचते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोचते, लेकिन DGISPR साहब कितने एक ज़हीन तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं वो आप देख ही लें। अगली खबर जो तीसरी मैंने क्विकली आपके सामने रखनी है और फिर मिडिल ईस्ट जाना है, वो बहुत ही बारीक खबर है, गौर से सुननी है। दिल तो आपका किसी और तरफ धड़केगा, लेकिन अगर आप दिल की बजाय मेरी बात सीधी अपने दिमाग में उतरने देंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस खबर का। हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हॉकिश हैं, सख्त लाइन लेते हैं, कुछ हैं जो बहुत माइल्ड हैं। गौहर खान साहब जो हैं वो बहुत ही माइल्ड पर्सनैलिटी हैं। आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ कम जाते हैं, सुलह की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ठंडी मीठी बातें करने की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन आपके लिए हैरानी की बात होगी कि जब भी अमेरिका से रिलेटेड कोई ऐसा काम होता है जिसमें पाकिस्तान के अंदर किसी फोर्स ने यह दिखाना है कि हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, वो भले याद कीजिए एक दफ़ा कौमी असम्बली के अंदर अमेरिका मुर्दाबाद, पहले भी मैंने कहा था पाकिस्तान में लोग ऐसे ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते रहते हैं, उसकी मतलब और ट्रांसलेशन को अक्सर नहीं समझते। पाकिस्तान में काउंसलर का भी इलेक्शन हो ना गली मोहल्ले में, तो वो कहेंगे शहबाज गिल मुर्दाबाद, शहबाज गिल मुर्दाबाद। उधर काउंसलर का इलेक्शन अगर शहबाज गिल लड़ रहा है, सामने कोई मोहम्मद रफ़ीक है, तो मोहम्मद रफ़ीक वाले शहबाज गिल को मुर्दाबाद कह रहे होंगे, शहबाज गिल वाले मोहम्मद रफ़ीक को मुर्दाबाद कह रहे होंगे। वो ऐसा ही है, नारा ऐसे ही बनाया हुआ है जैसे नामंजूर है, हमें कबूल नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है। मुर्दाबाद का नारे का मतलब यही है कि हमें बंदा नहीं चाहिए, लेकिन उसकी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन बनती है डेथ टू।
आप जिसको भी कहें, डेथ टू शहबाज गिल। तो क्या जब आप अपने एमपीए के खिलाफ नारा लगाते हैं मुर्दाबाद का, या एमएनए के खिलाफ लगाते हैं, या अपने सियासी मुखालिफ के, तो क्या आप असल में उसे मारने की बात कह रहे होते हैं? आप कह रहे होते हैं कि ये मर जाए? नहीं, आप ये नहीं कह रहे होते, लेकिन उस लफ्ज़ के मतलब ये है। तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सियासी तौर पर जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद का मतलब यही कि जिंदा रहे, और मुर्दाबाद का मतलब है कि इसको मौत आ जाए, तो हम वो मुर्दाबाद के मतलब को मेरा ख्याल सही तरह समझते नहीं, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं। तो याद कीजिए, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर वो बैनर्स उठाए पिंक कलर के, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा मतलब विक्टोरिया सीक्रेट वालों ने वो बैनर्स बना के दिए हैं हमारे एमएनएस को, माजरत के साथ। वो पिंक कलर के जो बैनर्स उठा के जिन पर अमेरिका मुर्दाबाद लिखा, हमारे सारे एमएनएस ने परेड की थी। सबका कसूर तो नहीं होगा, लेकिन बीच में एक आध को ब्रिगेडियर साहब या कर्नल साहब ने वो बैनर्स बना के दिए थे और कहा था सबसे परेड करवाओ। वो वीडियो फिर अमेरिका भेजी गई होगी, वो वीडियो फिर अमेरिकी एम्बेसी में भेजी गई होगी और कहा गया होगा कि ये आप आवाज़ उठाते हैं अमेरिका से, आपके कांग्रेसमैन, आपके बहुत सारे लोग वहां से कहते हैं इमरान खान के साथ इंसाफ करो, ये देखें उसकी पार्टी कह रही है डेथ टू अमेरिका, अमेरिका ही मर जाए पूरे का पूरा, वो ये कह रहे हैं। तो उस वीडियो को बेचा गया, जाहिर है अमेरिका के अंदर, अमेरिकी एम्बेसी के अंदर, और हमारे लोगों ने, कुछ ने तो चाहते हुए और कुछ ने ना चाहते हुए उसके अंदर अपना हिस्सा डाला। अब जो कुछ ईरान में हुआ, कोई शख्स जिसके अंदर सीने में दिल है, सर में दिमाग है, वो इसकी सपोर्ट कैसे कर सकता है? वो जाहिर है ये इंटरनेशनल कवानीन के भी खिलाफ है, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल ने किया है, जिस तरीके से जो अली खामेनेई हैं उन्हें और उनके ख़ानदान को जैसे शहीद किया गया। ईरान की बच्चियां, 180 नंबर हो गया उन स्कूल की छोटी बच्चियों का जो 7 साल से 12 साल की हैं, उनको शहीद किया गया। ये जो कुछ किया गया, इससे कोई सपोर्ट तो दूर की बात है, इसकी मजम्मत के लिए भी सख्त तरीन अल्फाज ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं समझता हूँ कि ये इनजस्टिस है, इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, इसके खिलाफ एहतजाज भी करना चाहिए, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई हॉकिश लोग ये काम नहीं कर रहे। पै दर पै हमारे गौहर खान साहब की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि गौहर खान साहब के अंदर कोई हॉकिश किस्म का कोई बंदा जो है ना, अंदर वो जबरौन किस्म का बंदा आ गया एकदम से। ना सिर्फ ये, असम्बली के अंदर भी आज दोबारा से प्ले कार्ड्स जो हैं वो पकड़े गए। अच्छा, जो पार्टी के अपने फोरम्स हैं ना, डिफरेंट ग्रुप्स हैं दूसरी जगह, वहां भी मैंने देखा कि ऐसे लोग जो कई महीनों से गायब हैं, किसी काम में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते पार्टी के, कुछ कहते हैं हमें सजा हो गई इसलिए, कुछ वैसे कहते हैं, वो गायब है मुकम्मल। जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट आया, उन्होंने पै दर पै सख्त, जैसे ईरान इस टाइम मिसाइल मार रहा है ना वापस, या इसराइल मिसाइल मार रहा है ईरान पर, ऐसे उन्होंने ट्वीट शुरू किए और पार्टी के अंदर इस बात को जोर दिया कि तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर इस तहरीक को लीड करना चाहिए जो अमेरिका के खिलाफ हो। आप में से भी जिन लोगों को जाहिर है जिनके जज्बात मजरू हैं, वो कहेंगे गिल साहब क्या आप बेहुदा बातें कर रहे हैं, क्या आप जो है वो इस वक्त बुज़दिलों वाली बातें कर रहे हैं। वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूं इनजस्टिस के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं है। फौज का आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, या उन्होंने नहीं लगाया। चीफ मिनिस्टर पंजाब की फॉर्म 47 पर तहरीक इंसाफ से नहीं है, प्राइम मिनिस्टर तहरीक इंसाफ से नहीं है, फॉरेन ऑफिस तहरीक इंसाफ के नीचे नहीं है। आज जब बिलावल जरदारी से सवाल पूछा गया कि आप इसकी मजम्मत करते हैं, सदर ट्रंप को अभी भी नोबेल पीस प्राइज दिलवाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। है अभी ट्रंप के नोबेल इनाम के आम बिलावल साहब, अब भी ट्रंप के बिलावल साहब अब भी ट्रंप के नोबेल इनाम के हामी हैं। आप चलते जाइए। सुन लिया आपने, कोई जवाब नहीं। सहाफी पूछता रहा, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं था। इसी तरह जब मरियम नवाज से पूछा गया आज कि आप मजम्मत करते हैं या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो जरा सुनिए। मैडम, ये अभी क्या डोनाल्ड ट्रंप हकदार हैं नोबेल इनाम के? शहबाज साहब की हुकूमत अब भी ना इस हवाले से स्टेटमेंट करेगी, आगे बढ़ेगी कि देना चाहिए नोबेल इनाम? शहबाज साहब जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वक्त में सर्वाइव करना किसी मुल्क का, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैडम, सुन लिया आपने, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप इस बात को खुद समझ लीजिए कि एक तरफ हुकूमत इसके ऊपर मुकम्मल खामोश है, एक सतही सी स्टेटमेंट जारी की है, दूसरी तरफ जो कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब हैं, जाहिर है उन्होंने डायरेक्टली शायद गौहर खान साहब को ना कहा हो, किसी और को कहा हो, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामने पेश कर रहे हैं कि आप हो जाएं हमला आवर जनाब, आप चुक दें इस काम को। और आज असेंबली के अंदर भी ये करवाया गया। ट्वीट्स भी अगर आप गौहर खान साहब जो अमूमी तौर पर हॉकिश नहीं है, बड़े मुलायम पर्सनैलिटी के, उनके बड़े सख्त ट्वीट हैं इस सारे मामले के ऊपर। आज असेंबली भी पहुंचे गौहर खान साहब और वहां पर अपने ख्यालात और तबसरा भी लिखा, वहां पर जो किताब थी उसके अंदर, उसकी तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट से जारी की, उसकी तस्वीर भी
अपने ट्विटर अकाउंट से जारी की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अमेरिकी एम्बेसी को बताया जाए कि ये देखें फजल रहमान साहब भी लिसी लिसी बातें कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने भी कुछ खास नहीं किया, ये देखें आप नून लीग भी कुछ खास नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी कुछ खास नहीं कर रही, वज़ीर आज़म भी नहीं कर रहा, सब खामोश हैं। फौज भी कह रही है कि ईरान जो है वो दोस्त ममालिक पर हमले ना करे, अपनी जंग अपने तक रखे। मतलब दोस्त ममालिक से इस्लामी ममालिक से ईरान पर हमले हों। लॉजिक देखें DGISPR की, इन सब इस्लामिक ममालिक से ईरान पर हमले हों, लेकिन वापस ईरान हमले ना करे उन पर। तो फौज भी ये कह रही है। तो एक बीच में से देखें मर्द मोमन, मर्द हक, गौहर खान, गौहर हक, जो भी आपने उन्हें कहना है, वो निकले हैं बाहर, वो अलम लेकर निकले हैं, जो कभी नहीं, मतलब आपको पता है कि सख्त बात करते, वो सख्त बात कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं। अब आपको पता चलता है कि चौधरी निजामुद्दीन कैसे कार्रवाइयां डलवाता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर भी दे, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो गौहर खान साहब वहां गए या असम्बली के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ, या जो कुछ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, लीड करे, उससे मुझे बताइए कि ईरान की सेहत पर या अमेरिका की या इसराइल की सेहत पर क्या असर पड़ना है? हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। हाँ, इससे एक फ़र्क ज़रूर पड़ना है। ये वीडियोज़, ये तस्वीर, ये गौहर खान के ट्वीट्स, ये उनके विजिट, सब कुछ एक फ़ाइल बन के अमरीकी एम्बेसी को जमा करवाया जाएगा और कहा जाएगा कि ये देखें, जब हम इन्हें मारते हैं, जब 26 नवंबर को इनकी सरों में गोलियां मारते हैं, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इस पर लिखता है, ये फलाना लिखता है, इनको चुप करवाएं, ये इसी काबिल हैं। देखें, ये आप सबके खिलाफ हैं, ये यहाँ पर फनेटिक लोग हैं जो आपको काम डालना चाहते, इसलिए इनको कुटना मारना बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर है फिर जो भी मुल्क जिनके आप खिलाफ होंगे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे। अब ज़रा मैं दोबारा आखिर पर आपको ये वाजे कर दूं कि मैं खुद, क्योंकि सुबह शाम इस इनजस्टिस के खिलाफ बोल रहा हूँ, खुद आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे पर हैं। जब मैं सारा दिन यहाँ से बैठ के आपसे जो भी बात कर रहा हूँ वो एक इंडिविजुअल के तौर पे कर रहा हूँ। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं आपके सामने ऐसा नहीं है कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग है, इसमें मैं ये नहीं बता रहा कि जालिम कौन है। मैं बता रहा हूँ खुल के कि इसमें जुल्म किया है सदर ट्रंप की तरफ से और इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो उन्होंने ये हमला किया और बच्चियों को और लोगों को वहाँ पर शहीद किया। लेकिन एक गौहर खान साहब जैसे मुलायम आदमी पूरी पार्टी को जिंदाबाद मुर्दाबाद पंफलेट पकड़वा कर, अगर तो वो अपनी मर्जी से करें सब कुछ पार्टी वाले, फिर तो ठीक है, फिर तो समझ आती है आप हक के लिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि हॉकिश अगर खुरम ज़िशान ये काम करे तो समझ आता है। अगर और जो तगड़े बंदे तगड़ा स्टांस लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनमें से कोई ये काम करे तो समझ आती है। कर कौन रहा है? गौहर खान साहब, जो हमेशा कहते हैं कि नहीं नहीं बातचीत से मामला हल होने चाहिए, जो कहते हैं कि खान साहब को घड़ी भी नजर आ रही, घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं, वो ये सारी बात कर रहे हैं। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से, जब इस्टेब्लिशमेंट कह रहा हूं तो आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए, उसकी वीडियोस, और सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, ट्वीट्स करवाते हैं, तस्वीर लेते हैं, उनको जारी करवाते हैं, हर चीज़। एम्बेसी जाना, वहाँ पर जो अपने ख्यालात का इजहार लिख, हर चीज़ की तस्वीरें जो हैं, और उससे पहले भी सख्त किस्म के ट्वीट जो हैं वो ट्वीट हो रहे हैं, ताकि पूरी फाइल बनाकर उनको रखी जाए कि इनको और तुनने की ज़रूरत है। इनको देखें, उधर मरियम साहबा तो कह रही हैं जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और देखें ये क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है। हो सकता है आप में से कुछ कहें कि गिल साहब आप बुज़दिली की बातें कर रहे हैं, करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपको बारीक बात समझ आई है जो मैंने करने की कोशिश की है या नहीं, तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या समझते हैं। जो मैं आप तक पैगाम देना चाहता था वो दे पाया या नहीं, और अगर दे पाया हूं उसके बावजूद आप समझते हैं कि मेरी बातें स्टूपिड हैं, बुज़दिली पर मबनी हैं, या उनमें कोई लॉजिक है, ये मैं ज़रूर आपकी राय पढ़ना चाहूँगा। आगे चलते हैं जी। ईरान ने अब क्लेम किया है कि उन्होंने इसराइल के वज़ीर आज़म के ऑफिस को खैबर मिसाइल से, खैबर 2 मिसाइल से निशाना बनाया। ईरान ने अभी तक जो मिसाइल और ड्रोन फेंके थे इससे पहले, वो वर्जन 1 कह लें, उनकी जो पहली सीरीज़ है वो कह लें, अभी वो कह रहे हैं कि दूसरी सीरीज़ आई है जो खैबर 2 है। मीन मिसाइल एडवांस से एडवांस होते हैं ना, उनकी कितने फासले तक मार कर सकते हैं, उनकी स्पीड, उनकी एक्यूरेसी, उनके दूसरे टेक्निकल फीचर्स। तो अभी ये दूसरी, वो कह रहे हैं खेप, दूसरा वर्जन, दूसरी सीरीज़ सामने आई है। उनके पास तीसरी, चौथी, पाँचवीं, शायद छठी सीरीज़ भी है, और वो बाद में उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस को हमने हिट किया है। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी का ये दावा है। वो कह रहे हैं कि मिसाइल जो है वो नेतन्याहू के ऑफिस को लगा है, और इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उनके कोई इंटेलिजेंस के हेड को भी हमने टारगेट किया है, इसराइल के, उनको भी मिसाइल लगा है। ये नहीं पता कि नेतन्याहू बच गए हैं, मारे गए हैं, जाहिर है वो अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ, वो बचे हुए हैं, लेकिन ईरान कह रहा था कि बहुत करीब जाके उनकी बिल्डिंग को हिट किया गया है और बहुत नुकसान वहाँ पर हुआ है। ये ईरान का दावा है। दूसरी तरफ कतर, कुवैत और किब्रस में फ़ौजी वाक़यात, जो साइप्रस जिसे कहते हैं किब्रस, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो हिट किए हैं। कतर की वजारत दिफा ने कहा है कि ईरानी ड्रोन्स ने तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया है।
फिर कुवैत की वजारत दिफा ने कहा कि मुतद्दद अमरीकी जंगी जहाज गिरकर तबाह हुए, अमला महफूज रहा, अमले को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के ड्रोन्स को, ये स्टेटमेंट आपने सुननी है। अब कुवैत ये कह रहा है कि ईरान के ड्रोन्स को गिराते गिराते कुवैत के दिफाई निज़ाम ने 3 अमरीकी F-15 गिरा दिए। ये मैंने कह दिया, कुवैत कह रहा है, ये यूएस सेंट्रल कमांड का बयान है और कुवैत की जो वजारत है रेलेवेंट, उन्होंने भी यही कहा है और कह रहे हैं पायलट महफूज रहे। अब वो कह रहे हैं कि जो ईरानी ड्रोन थे उनको गिराने के लिए जो नीचे से मिसाइल चलाए गए, उन्होंने गलती से F-15 जो अमरीकी जहाज थे उनको गिरा दिया। अब जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर बहुत डाउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बात तो दुरुस्त है कि ईरान के यहाँ पर जंगी जहाज शायद ना पहुँच सकें क्योंकि उनके पास उतनी तगड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जब पहुँच ही नहीं सकते तो फिर इनको गलती कैसे हो सकती है। इनको तो पता है ईरान के जंगी जहाज इतना फासला तय करके यहाँ तक नहीं आ सकते। तो वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में लगता ये है कि ये गलती से नहीं हुए, मामला कुछ और है। मतलब जो इन तमाम मामलात को समझते हैं वो लोगों के, मैंने कुछ के तज्जिए पढ़े हैं सोशल मीडिया पर, अखबारात में, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मामला कुछ और है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये गलती से गिराए गए हैं, ये लग रहा है कि ये ईरान ने ही गिराए हैं और कि कुछ मिसाइल ऐसे होंगे जिनसे उन्होंने उन्हें हिट किया है। बहरहाल इस बारे में सूरत हाल अभी तक कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि गलत फहमी से एक जहाज़ गिराया जा सकता है, 2 जहाज गिराए जा सकते हैं, इकट्ठे 3 जहाज गलतफहमी की बिना पर कैसे गिराए जा सकते हैं। बहरहाल फिर हो भी सकता है, लेकिन अभी ये सूरत हाल क्लियर नहीं है। लेकिन ये एक मेजर डेवलपमेंट है कि जो अली अल सालम एयरबेस है वो उसके ऊपर ये कुवैत के अंदर जो है उसके करीब ये जहाज़ जो 3 हैं वो गिराए गए हैं। जो साइप्रस है उसमें जो बरतानिया की मिलिट्री बेस है, फ़ौजी अड्डा है, उसको निशाना बनाया गया है और वहाँ पर भी नुकसान हुआ है। वहाँ पर भी ईरानी जो मिसाइल हैं उन्होंने जाकर हिट किया है। सऊदी अरामको ऑयल कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है, बहुत बड़ी, शायद दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में से एक है। उसको रास तनूरा ऑयल, वहाँ पर ये सऊदी अरामको की एक रिफाइनरी है जो रोज़ाना 5.5 लाख बैरल तेल जो है यौमिया उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है और उस जो रिफाइनरी को मिसाइल ने हिट किया। लेकिन सऊदी अरब कह रहा है कि मिसाइल ने हिट नहीं किया, मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका मलबा आके रिफाइनरी में गिरा है जिसकी वजह से आग भड़की और सब कुछ हुआ है। लेकिन ब्लूमबर्ग लिख रहा है, मगरबी जरीदा, के आरामको ने रिफाइनरी की सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। रॉयटर्स भी यही लिख रहा है कि रिफाइनरी हिफाजती इकदाम के तौर पर बंद कर दी गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमत आपको पहले ही बताया था कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं वो बिल्कुल नीचे क्रैश कर रही हैं। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का हमने आपको बताया था, तकरीबन 17,000 पॉइंट्स के करीब जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरी है एक ही दिन में। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ तकरीबन 1700 से 1800 अरब रुपए का एक ही दिन में नुकसान हुआ है। मीन तबाही निकल के रह गई है स्टॉक एक्सचेंज की। और टोटल मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर अगर 17,000 अरब का स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया लगा हुआ है तो उसमें तकरीबन 2,000 अरब जो है वो आज एक दिन में ज़ाया हो गया। आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में कितना बड़ा ब्लड शेड हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। सऊदी तज्जिया निगार एक अल जज़ीरा पर इंटरव्यू दे रहे थे। वो बड़े गुस्से में उन्होंने तनकीद की है अमेरिका के ऊपर और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अरब ममालिक को ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया है, ख़ुद को इसराइल की हिफाजत पर मामूर कर दिया है। खलीजी ममालिक मतलब जितने भी हैं उनके लिए वो फैसिलिटी, कैपेसिटी मौजूद नहीं है डिफेंस की, जो मिसाइल और अमेरिकी सिस्टम्स इसराइल को डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ईरान के रहमो करम पर छोड़ दिया और ईरान हमें मिसाइल मार रहा है और इसराइल को खुद जाकर ये सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद सऊदी अरब सख्त रद्द-ए-अमल देने की तैयारी करने लगा। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक ईरान के साथ बराह रास्त तसादम का खदशा बढ़ गया। सऊदी अरब ईरान के साथ जारी तनाज़े में शामिल होने के करीब चला गया। खलीजी तनसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत के बाद खित्ते में फ़ौजी सफ़बंदी तेज़ हो गई। ईरान की जानब से खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं, सऊदी वजारत ख़ारजा। 6 मुल्कों ने इकट्ठे, जिनमें अमरीका है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, उर्दन है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, इन्होंने इकट्ठे बयान दिया है कि ईरान के इक़दामात में ख़तरनाक इजाफा हुआ है। शहरियों को निशाना बनाना गैर ज़िम्मेदाराना अमल है। ममालिक ने अपने दफ़ा के हक़ का अयादा किया है कि हम इकट्ठे होकर वापस हमला करेंगे या वापस अपना जवाब देंगे। इंडिया की सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर रब्ता किया और मगरबी एशिया की बदलती हुई सूरत हाल पर बातचीत की। वाशिंगटन में जो सऊदी सफारत खाना है उन्होंने तरदीद कर दी है, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने बार बार कहा था कि ईरान पर हमला किया जाए, रुखसाया था।
अब वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने के तर्जुमान फहद नाजर ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है। सऊदी अरब ने कभी अमेरिका को ये नहीं कहा कि ईरान पर वो हमला करे, ना ही मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा कुछ कहा है। इसके अलावा और भी इसराइल ने कुछ और भी की हैं, अपने क्लेम किए हैं कि हमने और भी तबाही मचाई है, और उसके साथ साथ ईरान में जो जानी नुकसान है उसके बारे में अब मज़ीद खबरें आ रही हैं कि ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने यह बताया है कि ईरान के रहबरे आला आयतुल्ला खामेनाई, अच्छा आयतुल्ला जो रूहुल्लाह थे उनके नाम के साथ भी आयतुल्ला लगता है, इनके साथ भी ये टाइटल है, जैसे हम अलामा कहते हैं, मौलाना कहते हैं, तो ये आयतुल्ला नाम का हिस्सा नहीं है, ये भी आपने समझ में रखना है। तो ये ना समझिएगा कि उनके नाम के साथ भी आयतुल्ला, इनके साथ भी, तो आयतुल्ला एक टाइटल है। तो जो आयतुल्ला खामेनाई की अहलिया मंसूरा बीबी थी वो भी शहीद हो गई हैं इस हमले के अंदर। ये अब ईरानी सरकारी टीवी ने बताया है कि आयतुल्ला खामेनाई जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जो अहलिया हैं उनको भी शहीद कर दिया गया। इसमें कुल हलाकतें जो हैं वो 555 अफराद की अभी तक हुई हैं। ये ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक है। मुतासरा शहर 130 से ज़्यादा हैं और